अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसें। सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। ये सांस ही हमारा गुरु है। दोस्तों, लास्ट 2 मिनट। ये सांसें ही हमें प्रेजेंट में रहना सिखाती हैं।
मास्टर्स धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर की तरफ आएंगे, महसूस करेंगे अपने भौतिक शरीर को, जिस आसन पर बैठे हैं उसको अनुभव करेंगे। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपनी हाथों की उंगलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपनी आंखों को खोलते हुए आप हाथों में इस एनर्जी को अपने पूरे शरीर पर लगाएं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको रिकॉर्डिंग्स आज की क्लास के बाद शेयर हो जाएगी, अनलिस्टेड होगी और बड़े आराम से देखना होगा। यस, विशाल जी हमारे साथ आ गए हैं। अ, तो सर, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है मेरे को। मैं को होस्ट बनाती हूँ आपको, है ना? थैंक यू। और पीपीटी शेयर करनी होगी, वो भी आप चेक कर लीजिए, है ना? अच्छा, हाँ। अच्छा, प्लान सेशन आपका ही था। सॉरी, सॉरी, सॉरी। ओके, इट्स ओके। नहीं, आपने मुझे विशाल जायसवाल के नाम से होस्ट बनाया होगा। दैट इज ओके विद मी। हाँ, दोनों से ही बना दिया मैंने। सो मास्टर्स, हम वेलकम करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट स्पीकर, और जो कि अभी हमारी एक टीम का भी हिस्सा बन गए हैं, डॉक्टर विशाल, जो कि नेचुरोपैथी, योग एंड प्राणिक हीलिंग पीएचडी करे हुए हैं, वाराणसी से हैं। और अगेन मेरा फिर से थैंक्स रहेगा गीता जी को, काशी टीम को, कि जिनकी वजह से हम अच्छी अच्छी सोल्स को मिल पा रहे हैं। सो वेलकम सर। और बहुत अच्छे से आपका पिछला सेशन था, हम तो सभी फैन हैं अभी आपके। ऑस्ट्रेलिया वाली टीम भी अभी मांग रही है, तो वहां पे भी आपके साथ अभी टाई अप करेंगे। सो ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, मुझे अवसर देने के लिए। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग जो हेल्थ के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेडिटेशन के सेक्टर में खास करके माइंड को अवेयर करने के सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी बगैर माइंड के किसी काम का नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। तो माइंड की अवेयरनेस अगर नहीं होगी तो बॉडी ठीक उसी तरह से हो जाएगी जैसे हमारा एक कंप्यूटर सब कुछ हो, इसका मदरबोर्ड काम ना करे। बॉडी होगी पर फंक्शन नहीं होगा। मामा अभी निकले निकल गए हैं। पता नहीं, फोन करके पूछो तो सही। ओके, सो मैं अपने टॉपिक पे सीधे आऊंगा क्योंकि समय की पाबंदी है, आपके साथ भी और मेरे साथ भी। सो हम लोग शुरू करते हैं जहां से हमने बात शुरू की, माइंड। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो माइंड है। शुरुआत यहीं से हम करेंगे। जो पिछली बार हम लोगों ने बात की थी उसमें नर्वस सिस्टम छूट गया था। सो नर्वस सिस्टम दो पार्ट से बना हुआ होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो कि आपके सामने दिख रहा है, ये हमारा बेसिकली ब्रेन के भीतर अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो चार बेसिकली इसके विभाग होते हैं। हेमिस्फियर, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फियर, देन सेरिबेलम, एंड देन जो हिडन पार्ट है जिसके विषय में कम लोग जानते हैं वो है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम और मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जिसे हम थैलेमस कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं, पिट्यूटरी कहते हैं और पिनियल कहते हैं। ये चार ऐसे
ऑर्गन हैं जो हमारे ब्रेन के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। यहाँ पे आपके सामने हमारे ब्रेन के जो हेमिस्फीयर हैं, जो मेन पार्ट हैं, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, इस सेरिब्रम के सेक्शंस को डिवाइड करके मैंने दिखाया है कि कौन सा सेक्शन क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे जो फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये एक्चुअली एक तरह से कह लीजिए रेस्टोरिंग और रीजनिंग का एरिया होता है। ये हमारे वॉलेंटरी मोटार एक्शन को भी कंट्रोल करता है और ये हिस्सा हमारे मेमोरी को भी कंट्रोल करता है कुछ हद तक। स्पीकिंग इस हिस्से से गवर्न होती है और साथ ही साथ इमोशनल ट्रेट्स भी इससे गवर्न होते हैं। जो हमारा पेराइटल एरिया होता है, ये पेराइटल एरिया ये हमारा सेंसेशन को महसूस करने का, रीडिंग करने का और बॉडी के ओरिएंटेशन का एरिया होता है कि हमारा बॉडी किस तरह से कैसे रिएक्ट करेगा, ओरिएंट कैसे होगा। देन हमारा जो टेम्पोरल लोब होता है, ये लैंग्वेज भाषा को समझने का, हमारे बिहेवियर का और हियरिंग का एंड साथ ही साथ कुछ हद तक मेमोरी का, इसको ये कंट्रोल करता है। हमारा जो ऑक्सीपिटल लोब होता है, ये बेसिकली कलर को पहचानना और देखना, इन दोनों का मुख्य रूप से करता धरता होता है। देन सेरिबेलम जो होता है, ये सेरिबेलम हमारे शरीर में बैलेंस और मोटार कोऑर्डिनेशन, जैसे हम हाथ हिला रहे हैं तो इस हाथ के हिलाने के बाद इस हाथ का हिलाना, ये जो कोऑर्डिनेशन है, हम जब चल रहे हैं तो चलते समय बॉडी को सीधा रखना, ये कोऑर्डिनेशन है। हम कोई एक्शन कर रहे हैं, उस एक्शन का कौन से एक्शन के बाद दूसरा कौन सा एक्शन आएगा, गर्दन कैसे घूमेगी, ये सारा जो कोऑर्डिनेशन होता है, ये कोऑर्डिनेशन हमारा सेरिबेलम डिजाइन करता है। साथ ही साथ ये हमारे मस्कुलर कंट्रोल को भी नियंत्रित करता है। और जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम इन सारे फंक्शंस के लिए एक पाथवे है। इस ब्रेन स्टेम के थ्रू ही ये सारा फंक्शन का मैसेज हमारी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी के सेंसेस से जो मैसेज आते हैं वो ब्रेन में आते हैं। तो ये कैरी करना और ले आना ये ब्रेन स्टेम के द्वारा ही होता है। लेकिन इस ब्रेन स्टेम के अपने भी कुछ फंक्शन है, जैसे ये ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, ये बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ये हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है, ये भोजन को निगलना कंट्रोल करता है, नींद कंट्रोल करता है। ये सब कंट्रोल रादर देन ब्रेन ये खुद करता है। लेकिन इन सब के बावजूद इसका काम होता है, ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर इसी के थ्रू आगे बढ़ता है और इसी के थ्रू वापस आता है, और ये सारी प्रक्रिया नर्व्स के द्वारा होती है। जो हमारा सबसे छोटा सेल है उसे हम नर्व सेल कहते हैं, और ये नर्व सेल आपस में मिल करके पूरा एक पाथवे बनाता है एंड देन पूरा ब्रेन बनाता है। ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, और ये इम्पल्सेस पे काम करता है। यानी जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहती है, इसी तरह से हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रिसिटी बहती है, और ये नर्व सेल इन इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। इसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा हमारे शरीर में चेतना विकसित होती है, आगे बढ़ती है और संवेदनाओं को महसूस किया जाता है। जो मैं बोल रहा हूं, इस बोलने के लिए हमारे ब्रेन से मैसेज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारे गले तक आ रहा है, गले से वो साउंड के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। इसी तरह से ये साउंड आपकी कान तक जा रहा है, कान में वाइब्रेशंस हो रही हैं और उन वाइब्रेशंस को वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदला जा रहा है, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमारे ब्रेन में जा रही हैं। ब्रेन उसको रजिस्टर कर रहा है और हमें सुनाई दे रहा है कि बेसिकली कहा क्या जा रहा है। लैंग्वेज का सेक्शन उसमें लैंग्वेज डिटेक्ट कर रहा है, इमोशन का सेक्शन उसमें इमोशन डिटेक्ट कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर का सेक्शन उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये पूरा हार्डवेयर है हमारे शरीर का।
इसके पहले सेक्शन में हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन से पार्ट हमारे शरीर में होते हैं, और ये आज हम बात कर रहे हैं कि कौन उसको रेगुलेट करता है। तो लास्ट पॉइंट में हम लोगों ने बात की थी एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर के नियंत्रण प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ब्रेन दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये दोनों मिल करके हमारे शरीर का संचालन करते हैं, ब्रेन और इंडोक्राइन सिस्टम। सो ब्रेन जो है ये मुख्य रूप से इन चार भागों से मिलकर बनता है, और एंडोक्राइन सिस्टम हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से शुरू होता है और रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है। इन दोनों से अलग एक और ग्लैंड दिया है, वो है पीनियल ग्लैंड, जिसके बारे में मेडिकल साइंस आज भी बहुत जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाया कि आखिर वो करता क्या है। बट जो हमारे स्पिरिचुअल बैकग्राउंड के लोग हैं वो उसके बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, और वो बताते हैं कि हमारा पीनियल ग्लैंड ये बहुत सारे काम स्पिरिचुअल फील्ड में करता है, हमारे इस पूरे शरीर के नियंत्रण के अलावा। ये हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर था जिस पे हमने बात की। अब हम बात करते हैं हमारे शरीर के कुछ मुख्य वाइटल ऑर्गन्स की, तो जिसको हम ऑलरेडी चुके हैं, हम सिर्फ इसको रिकॉल कर रहे हैं ताकि हम कनेक्ट कर पाए पिछले बार के सेशन को और आज के सेशन को। सबसे पहले ब्रेन, ये हमारा कंट्रोल सेंटर है जो बहुत सारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शन को मैनेज करता है। हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है और इसके द्वारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है, साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। लंग्स, ये हमारे शरीर में हवा का एक्सचेंज करने का माध्यम है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने का प्लेस भी है। लीवर, ये बहुत सारे काम करता है। सबसे पहला काम, ब्लड के फिल्टर में जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी सब्सटेंसेस हैं उनको फिल्टर करना, टॉक्सिन्स को फिल्टर करना, और लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके किडनी के पास भेजना, बाइल का प्रोडक्शन करना जिससे डाइजेशन हो सके, और प्रोटीन्स, एंजाइम्स का प्रोडक्शन करना जिससे कि डाइजेशन हो सके। ये सारा कार्य ये लीवर करता है। इसके अलावा ये बहुत सारे और भी फंक्शन करता है, जैसे ये हमारे ब्रेन को बहुत सारे मैसेजेस देता है जिसके अकॉर्डिंग ब्रेन रिएक्ट कर सके। मैं सिंपल सी बात करूं तो भूख, थर्स्ट, इसकी इंफॉर्मेशन लीवर जनरेट करता है, लीवर से वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, एंड देन ब्रेन इसकी रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है। हमें भूख लगती है, इसका मैसेज ब्रेन देता है, लेकिन ब्रेन को मैसेज लीवर के थ्रू जाता है कि अब मुझे भोजन चाहिए, मेरा जो स्टोरेज है वो कम हो रहा है, वाटर कंटेंट ज्यादा है कम है, इसका भी मैसेज लीवर देता है। हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस कैसे होगा, इसका भी मैसेज लीवर देता है। तो लीवर बहुत सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, साथ ही साथ यह हमारे बॉडी में फैट कंटेंट को भी नियंत्रित करता है। तो अगर हमारा लीवर बहुत स्ट्रांग है तो हमारी बॉडी स्लिम होगी। नेक्स्ट, किडनीज, इसका काम ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। देन स्टमक, इसका मुख्य कार्य भोजन को तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, साथ ही साथ ग्लूकोज का डाइजेशन इसका मुख्य कार्य है। इंटेस्टाइन, ये बाकी सारा फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब को डाइजेस्ट करने में इंटेस्टाइन का मुख्य रोल है। साथ ही साथ ये वेस्ट को भी बाहर, जो फूड वेस्ट है उनको भी बाहर निकालने में मदद करने का काम करता है। स्किन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ यह हमारे बॉडी के थर्मल सब्जेक्ट को बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है, वाटर बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है, सॉल्ट बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है। पैंक्रियाज, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की गतिविधि करता है और इसका काम है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करना, साथ ही साथ हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का प्रोडक्शन करता है जिससे कि हमारे बॉडी में शुगर का मैनेजमेंट, ग्लूकोज का मैनेजमेंट हो सके। स्प्लीन
इसका काम ब्लड को फिल्टर करना है और ये हमारे इम्यूनिटी एंड डिफेंस सिस्टम को नियंत्रित करने का मुख्य रूप से कार्य करता है। गॉल ब्लैडर ये बाइल का स्टोर हाउस है और लीवर के सपोर्ट के साथ ये काम करता है। लास्ट ब्लैडर ये हमारे यूरिन को स्टोर करता है और जब जरूरत होती है उसे, जैसे ये फिल हो जाता है, इसे रिलीज कर देता है। ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। इसके साथ साथ कुछ वाइटल ऑर्गन्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करते हैं, जिसमें मेल में टेस्टिस, प्रोस्टेट और पेनिस होता है। फीमेल में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटरस और वजाइना होती है। ये सारे मिल करके हमारे पूरे वाइटल ऑर्गन का, मेजर ऑर्गन या वाइटल ऑर्गन के साथ हमारा शरीर बनाते हैं और इस शरीर की क्रियाविधि को, मेटाबॉलिज्म को हैंडल करते हैं। ये एक छोटा सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। राइट नाउ अब हम बात करते हैं एनर्जी फील्ड की। इसके बारे में आप सारे लोग जानते होंगे, सर, एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो जब हमारे महर्षियों ने ह्यूमन बॉडी के विषय में डिटेल जानने की कोशिश की तो सबसे पहले उन्हें भी इसके फिजिकल एस्पेक्ट के विषय में पता चला। लेकिन जब उन्होंने बीमारियों का इलाज करना शुरू किया, इसको नियंत्रित करने की कोशिश करना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि ये ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है, लेकिन इसको नियंत्रित इस शरीर के द्वारा ही पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। कोई ऐसी भी चीज है जो इसको नियंत्रित करने में सहयोगी होती है, और उसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया पंचकोश का। पंचकोश का सिद्धांत आप सभी जानते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोशों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। लेकिन इसके साथ साथ त्रिशरीर की भी संरचना बताई, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये जो पंचकोश थे या ये 3 शरीर थे, ये 5 मूलभूत एलिमेंट से मिलके बने, जिन्हें सांख्य में वर्णित किया गया है, उद्धृत किया गया है। तो वो 5 एलिमेंट क्या है? पहला वाटर, पानी। हम सभी जानते हैं हमारे बॉडी में पानी है, 70% पानी है। इसे हम पीते भी हैं, इसे हम रिलीज भी करते हैं, इसे महसूस भी करते हैं, छूते भी हैं। हवा, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इवन गैस पास होती है। फायर, टेम्परेचर है हमारे बॉडी का। अगर एक जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति को बगल लिटा दिया जाए और उनसे कहा जाए सांस रोक लो, तो कैसे हम पहचानेंगे? टेम्परेचर से, क्योंकि बॉडी में और कोई चीज नहीं बदलती सिवाय टेम्परेचर के। 2 लोग अगर सांस रोके पड़े रहें और उनके बगल में एक मृत व्यक्ति को लिटा दिया जाए, तो आप छू करके ही एहसास कर सकते हैं कौन जीवित है कौन मृत। अदरवाइज आंखों से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। तो जैसे ही आप छुएंगे, आपको पता चलेगा कि जो मृत व्यक्ति है उसकी बॉडी एकदम ठंडी होती है, बर्फ जैसी। हमारे बॉडी में टेम्परेचर है, ये बढ़ता घटता भी है, जिसे हम महसूस करते हैं। देन पृथ्वी, इससे हमारा शरीर बना है। मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? ये अर्थ के एलिमेंट्स हैं, जिससे अर्थ बनी है। और यही अर्थ, यही स्थूल, यही मटेरियल हमारे बॉडी में भी है। सो पृथ्वी का ये अंश हमारे शरीर को निर्मित करता है। तो ये 4 तो हैं, 5वां कौन है? 5वें के विषय में जानकारी दे पाएंगे आप में से कोई जन? व्हाट इज द फिफ्थ? व्हाट इज द फिफ्थ एलिमेंट? स्पेस। 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 कहाँ है स्पेस? बेसिकली उसके स्पेस नहीं कहते, एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। क्यों? हमारा जो संस्कृत प्रोनाउंसिएशन है उसमें इसे आकाश कहा गया है, लेकिन आकाश का मतलब स्पेस नहीं होता। इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया स्पेस, बट ये स्पेस नहीं है, ये आकाश है। और क्यों इसे आकाश, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आकाश। तो आकाश है क्या? आप में से बता पाएगा कोई आकाश है क्या? और हमारे भीतर कहाँ है? ईथर, आकाश या प्राण, इसे 3 नाम दिए गए हैं। ईथर
आकाश का जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है दैट इज ईथर, नॉट स्पेस। यस। तो ईथर या आकाश, ये आकाश है क्या, और ये एलिमेंट कैसे है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट इज एलिमेंट? हमने 5 एलिमेंट की बात की। एलिमेंट वो सब्जेक्ट होता है जिसका अपना स्थूल स्वरूप भी हो, जिसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो। अदरवाइज 4 एलिमेंट होने चाहिए, एक नॉन एलिमेंट होना चाहिए। वाटर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इवन उसकी एनर्जी की भी प्रॉपर्टी है। एयर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इवन इसकी एनर्जी की भी प्रॉपर्टी है। फायर इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी और एनर्जी की प्रॉपर्टी, इसीलिए हम छूते हैं तो हमें जल जाता है, इसमें गर्मी होती है, हम इसके भौतिक गुणों को महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। अर्थ छू सकते हैं, देख सकते हैं, देन इस आकाश को कैसे छुएंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई इट इज नॉट स्पेस, इट इज नॉट वैक्यूम। हमारे जो भाव होते हैं वो आकाश में आते हैं ना? हमारे भाव, हाँ। क्या आप भावों को छू सकते हैं? नहीं। क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? नहीं। एकदम सिंपल पॉइंट बात करिए। 5 एलिमेंट हैं, तो अगर ये एलिमेंट हैं तो इन्हें छुआ जा सकता है। ओके। निश्चित तौर पे प्राण को, एथर को, आकाश को छुआ जा सकता है। इसे आकाश नाम क्यों दिया गया? सॉरी, एक कॉल आ गई थी। आकाश ये एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों कहा? क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसलिए इसे नाम दिया आकाश। इसलिए इसे नाम दिया आकाश। इसलिए नाम नहीं दिया कि ये स्पेस है, ये खाली है, इसलिए नाम नहीं दिया। इसलिए नाम दिया क्योंकि इसे जब महर्षियों ने देखा, जब इसे महर्षियों ने देखा तो उन्होंने पाया कि ये सर्वत्र व्याप्त है। देन इसका एक दूसरा नाम दिया, वो है प्राण। प्राण कब? जब ये हमारे शरीर के भीतर समाहित हो जाता है, हमारे शरीर में आता और जाता है, तब ये प्राण तत्व हो जाता है। प्राण को भी हम तत्व कहते हैं। वायु के साथ जुड़ जाता है तो ये प्राण वायु कहलाता है, अदरवाइज प्राण एक तत्व है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। यही आकाश तत्व जब हमारे शरीर के भीतर आ जाता है तो प्राण तत्व में बदल जाता है, और इस प्राण तत्व से प्राणमय कोश का निर्माण होता है। इस प्राण तत्व से सूक्ष्म शरीर संचालित किया जाता है, और ये प्राण हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इवन देख भी सकते हैं। जो 5वां एलिमेंट है, आप बहुत आसानी से इसे छू सकते हैं। इवन आप लोग रेगुलर बेसिस पे इसका उपयोग भी करते हैं, आप शायद जानते नहीं। आप में से हर कोई इसका उपयोग करता है, और अवेयरनेस के साथ करता है। मैं एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल, आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो कैसे देते हैं? कैसे कोई आशीर्वाद देता है? कैसे आशीर्वाद देते हैं? हाथ से। हाथ उठा करके देते हैं। हाँ, हाथ क्यों उठाते हैं? हमको तो आशीर्वाद देना है ना, मुंह से बोल सकते हैं, फिर हाथ उठाने की जरूरत क्या है? एनर्जी ट्रांसफर करते हैं अपनी। एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो हम प्राण, हमारे भीतर जो प्राण तत्व है उसको ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वाटर ट्रांसफर नहीं हो सकता, एयर ट्रांसफर नहीं हो सकता, अर्थ ट्रांसफर नहीं हो सकता, फायर ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो जो ट्रांसफर हो सकता है दैट इज एयर, दैट इज प्राण, जिससे ये भौतिक शरीर संचालित किया जाता है। ये इसकी इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम कंप्यूटर को बॉडी और इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग कंपोनेंट में देखेंगे तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। इसकी इलेक्ट्रिसिटी भी इसकी बॉडी का एक हिस्सा बना दिया गया है। हमारा मोबाइल
इसकी इलेक्ट्रिसिटी भी इसका बॉडी का एक हिस्सा है, उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए ये बॉडी विद इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। ऐसे ही हमारा जो शरीर है, इसे भी बॉडी विद इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, और इस इलेक्ट्रिसिटी का नाम प्राण है, जो प्राण एक फिजिकल कंटेंट रखता है। नेक्स्ट, दूसरा एग्जांपल देता हूं। आप दोस्त बनाते होंगे, दुश्मन तय करते होंगे। मैं दुश्मन थोड़ा हार्ड वर्ड है, मैं इसको सॉफ्ट कहूं तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हमें पसंद नहीं करते। होते हैं, सभी के होते हैं। हम कितने भी अच्छे हो जाएं, सारी दुनिया कितनी भी अच्छी हो जाए, कुछ ऐसे होंगे जिनको मैं पसंद नहीं करूंगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको मैं पसंद नहीं आऊंगा। सो ये तय कौन करता है, कैसे तय होता है? हमारे फ्रेंड्स और हमारे एनिमीज। आप बात करके तय करते हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट करके तय करते हैं। कैसे तय करते हैं? सर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज अगर मैच नहीं करती हैं, सो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज मैच कब करते हैं आप? फर्स्ट जब मीटिंग हमारा में, या एनर्जी कई बार लेवल, की मीटिंग में? हाँ फर्स्ट मीटिंग में या कई बार की मीटिंग में? सर यूजुअली ये हो जाता है कि समटाइम तो बहुत जल्दी पता चल जाता है अगर बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी वाले दो बन एकदम फर्स्ट मीटिंग में हम तय करते हैं। गए। जी, हम देखने के साथ ये साथ तय में कर लेते हैं कि इससे दोस्ती करनी है, इससे नहीं करनी है। ये जो हमारे सबसे करीबी मित्र हैं, वो फर्स्ट मीटिंग में तय होते हैं, और जो सबसे करीबी शत्रु हैं, वो भी फर्स्ट मीटिंग में ही तय होते हैं। बाकी लोग इंटरेक्शन करने के बाद पता चलता है, लेकिन वो हमारे बहुत अच्छे करीबी मित्र नहीं होते। मित्र वही होता है जो पहली बार में ही समझ में आ जाए। सो ये पहली बार में जो हम आदान प्रदान करते हैं, इसी आकाश तत्व का आदान प्रदान करते हैं, और आकाश तत्व के अकॉर्डिंग हम तय करते हैं कौन हमारा मित्र होगा, कौन हमारा शत्रु होगा, किससे हमें बात करनी चाहिए, किससे हमें बात नहीं करनी चाहिए। इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका उपयोग का। हम अपनी लाइफ में इसका उपयोग करते हैं, और फिजिकली करते हैं। आप कहीं भीड़ में खड़े हो, और आपको अगर कोई पीछे से घूर रहा हो, तो आपको पता चलता है या नहीं चलता? पता चलता है। और अगर आप पीछे पलट के देखो, तो आप उस व्यक्ति को भी आइडेंटिफाई कर लेते हो, भले ही वो उस वक्त आपको ना देख रहा, कि कौन घूर रहा था। यस, कैसे कर लेते हो? बाय कैसे सिक्स सेंस। पता चल जाता है? जी नहीं, ये टेलीपैथी। सिक्स सेंस नहीं है। ना 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 ना, इसमें कोई सिक्स सेंस नहीं है। ये इस फिफ्थ एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये इस फिफ्थ एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी है। जब भी हम किसी व्यक्ति के इस फिफ्थ एलिमेंट को टच करते हैं, ये महसूस कर लेती। हम किसी घर में जाते हैं, उसकी वाइब्रेशन हम महसूस कर लेते हैं, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। हम किसी एरिया में जाते हैं, हमको महसूस हो जाता है कि यहाँ अच्छा नहीं है या बहुत अच्छा है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसे हम महसूस कर रहे हैं, जिसे हम बता रहे हैं। ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। इवन आप थोड़ी सी प्रक्रिया करके अपने हाथों की एनर्जी को भी महसूस कर सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे? हाथों को रब करिए, डू इट विद मी। हाथों को रब करिए, सेंटर में दबाइए, और 4 इंच की दूरी पे रखिए। 4 इंच की दूरी पे रखिए, हाथ कहीं से टच नहीं होने चाहिए। 4 इंच की दूरी पे रखिए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। अपना ध्यान सेंटर पे रखिए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। धीमी, लंबी, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, और अब अपने हाथों को धीरे धीरे दूर करिए, फिर धीरे धीरे करीब लाइए, धीरे धीरे दूर करिए, और धीरे धीरे करीब लाइए। डू यू फील समथिंग बिटवीन योर हैंड? किसी को महसूस हुआ कुछ चुंबक जैसा, खिंचाव जैसा, एनर्जी धकेलने महसूस होती जैसा? है। एनर्जी यस, सर, ये जो आप एनर्जी। महसूस कर रहे हो, एनर्जी ये बहुत। एनर्जी है यस सर। कहाँ? ये एनर्जी है कहाँ? आपके हाथों के भीतर ही तो है, आपके हाथों के बाहर ही तो है। ये जो एनर्जी है, दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस आकाश तत्व।
the fifth element. It is not non-element. It is not the space. It is not the vacuum. It is energy. जिसे आप एनर्जी कहते हो, ये एनर्जी भी नहीं है, बल्कि ये एथर है, जो एनर्जी से फिजिकल कन्वर्ट नहीं हो पाया, जो बिटवीन रह गया, ना तो पूरी तरह से एनर्जी बन पाया, ना पूरी तरह से फिजिकलाइज हो पाया, इन दोनों के बीच में रह गया, दैट इज एथर। जब कॉन्शियसनेस से फिजिकल वर्ल्ड में कन्वर्जन हुआ अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, सो कुछ चीजें फिजिकलाइज हुई, कुछ चीजें एनर्जी के फॉर्म में रह गई, लेकिन कुछ ना तो फिजिकलाइज हो पाई और ना एनर्जी के फॉर्म में रह पाई, और वो जो मिटर है दैट इज एथर। और ये पांचवा एलिमेंट है जिससे हमारा ये प्राणमय कोश बना है। ओके, जिससे हमारा ये प्राणमय कोश बना है। तो दिस प्राणमय कोश इज मोल्ड फॉर द फिजिकल बॉडी। कैसा दिखता है? ये लगभग ऐसा दिखता है, जिसे हम ऑरा नाम देते हैं। सो ये है कहां? हमारे शरीर के बाहर? नहीं नहीं, हमारे शरीर के भीतर ना, दोनों जगह पे। जस्ट लाइक जैसे एक स्पंज को पानी में डुबो दे तो स्पंज के बाहर भी पानी है और स्पंज के भीतर भी पानी है, ठीक इसी तरह से हमारा जो फिजिकल बॉडी है ये इस एनर्जी बॉडी में डूबा हुआ है। इसके बाहर भी एनर्जी है और इसके भीतर भी एनर्जी है, एंड दैट इज प्राणमय कोश। दैट इज प्राणमय कोश। ये प्राणमय कोश हमारे इस भौतिक शरीर को संचालित करता है। और कैसे संचालित करता है? इसके लिए इसके पास 3 ऑर्गन्स हैं, 3 सब्जेक्ट है। पहला ऑरा यानी बॉडी, देन चक्रास, ये 7 चक्रास, एंड देन मेरिडियंस। दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सो मेरिडियंस क्या है? नाड़ियां जिनसे एनर्जी बहती है, जिनसे ये प्राण बहता है। बॉडी क्या है? जो बाहर से इस प्राण को इनटेक करता है और यूज करने के बाद इस प्राण को बाहर कर देता है। जस्ट लाइक अदर एलिमेंट्स, जैसे हम वायु श्वास खींचते हैं और फिर श्वास को छोड़ते हैं, वैसे ही प्राण को भी अंदर लिया जाता है और प्राण को भी बाहर छोड़ा जाता है। और ये दोनों काम हमारा शरीर करता है, साथ में चक्र करते हैं। तो इन चक्रों का प्रमुख काम क्या है? प्राण तत्व को अंदर खींचना, बॉडी के भीतर ऑर्गन्स तक देना, ऑर्गन्स को यूज करने के लिए एनर्जी में कन्वर्ट करके देना, एंड देन आफ्टर यूज्ड अप होने के बाद इसे बाहर निकाल देना। दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ द मेजर चक्रास। तो इन चक्रा का हमारी बॉडी के साथ संबंध क्या है? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इसका हमारी बॉडी के साथ संबंध क्या है। तो हम एक तरफ से चलते हैं, मूलाधार चक्र। चक्र के विषय में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप मेडिटेटर हैं, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सीधे उसके कंटेंट पे जाता हूं कि मूलाधार यह हमारे अस्तित्व को नियंत्रित करता है। मैं हूं, इस बात का आधार यह मूलाधार है। दैट्स व्हाई इसका नाम दिया गया मूल आधार। ये हमारी जड़ है, यह हमारा शरीर का चैतन्यता है, इससे हमारा शरीर नियंत्रित होता है। और अगर हम इसको हमारे बॉडी के एनाटॉमी के साथ जोड़ें तो ये हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ब्लड और इंटेगुमेंट्री सिस्टम। अगर इन तीनों को हटा दें तो सारे ऑर्गन होते हुए भी, ब्रेन होते हुए भी, आईज होते हुए भी, ईयर्स होते हुए भी हमारा शरीर नहीं रहेगा और ये संचालित भी नहीं होगा। दैट्स वाई जो हमारा अस्तित्व है वो हड्डी और मसल्स के ऊपर है, ब्लड के ऊपर है जो इसके भीतर बह रहा है और इन सबको अलाइव रखे हुए है, और साथ ही साथ हमारे स्किन से है जिससे हम एक दूसरे को पहचानते हैं। हमारे और आपके में जो अंतर है वो स्किन है, जो अंतर है वो हड्डियों का ढांचा है, उसके ऊपर चढ़ी हुई मसल्स है, और यही हमें अस्तित्व का भाव देती है कि आई एम डिफरेंट देन द अदर ह्यूमन बीइंग। एनर्जी के फॉर्म में हम अलग नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हम
है किसके फॉर्म में अलग? फिजिकल बॉडी के। और फिजिकल बॉडी का जो अस्तित्व का भाव है मूलाधार। तो जैसे ही हम इस मूलाधार को कंट्रोल करने लग जाते हैं, हम अपने अस्तित्व को बेहतर समझने लग जाते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को बेहतर समझने लग जाते हैं और उसे फुलफिल भी कर लेते हैं। नेक्स्ट, स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान ये हमारे शरीर का काम बोध है, काम का भाव है। हमारे भीतर जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, वो इच्छाएं इस स्वाधिष्ठान का रोल है। हमारे भीतर जैसे हम हैं उस स्थिति को हर समय बनाए रखना, अपने भीतर बेहतर करने की चाहत रखना, अपने भीतर से किसी चीज को प्राप्त करने की चाहत रखना, ये सब स्वाधिष्ठान का विषय है। और अगर काम का भाव ना हो तो हम निश्चेष्ट पड़े रहने वालों में से। यही वो भाव है। जनरली लोग कहते हैं कि ईश्वर ने पेट बनाया है और भूख न होती तो हम शायद कुछ ना करते, बट फैक्ट मानिए, भूख गाय, बकरी, अन्य जानवरों के पास भी है, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके भीतर वो इच्छाएं नहीं है जिसके लिए हम मरते हैं। सुंदरता चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए। ये जो थॉट है, ये जो क्रियाएं हम करते हैं, उन इच्छाओं की वजह से करते हैं। और वो इच्छाएं इसी स्वाधिष्ठान से गवर्न होती हैं। दैट्स वाई हमारे शरीर में ये हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नियंत्रित करता है। दैट्स वाई रिप्रोडक्टिव को कंट्रोल करके रखना, उसको नियंत्रित करके रखना, उसको फोकस बना के रखना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इसको फोकस बना के नहीं रखेंगे, इच्छाएं अनलिमिटेड कर देंगे, तो उसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इच्छाओं को केंद्रित कर देंगे किसी एक पॉइंट पे, किसी एक आधार पे, किसी एक चीज पे, तो जो हम चाहेंगे उसको अचीव कर लेंगे। ये कुछ हद तक हमारे नियंत्रण का है, कुछ हद तक हमारे नियंत्रण का नहीं है। हम इसको कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जब ये संपूर्ण वेग में होता है तो इसे नियंत्रित नहीं किया। मस्कुलर स्केलेटल ये बहुत हद तक हमारे नियंत्रण का है, ब्लड ये भी बहुत हद तक हमारे नियंत्रण का है, लेकिन स्वाधिष्ठान ये बहुत हद तक हमारे नियंत्रण का नहीं। कुछ हद तक हमारे नियंत्रण का है और कुछ प्राकृतिक है। एक लेवल के बाद इसे नियंत्रित करना असंभव है, यह हम सभी जानते हैं। मणिपुर ये तीसरा महत्वपूर्ण चक्र है। मणि है ये हमारे शरीर की, और इसका मुख्य काम है कर्ता का भाव। जब इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तब उसके लिए कार्य किए जाते हैं, और जो कार्य किए जाते हैं वो इस मणिपुर के द्वारा किए जाते हैं। जब हम कार्य करते हैं तो हमारे भीतर इस बात का वजूद शुरू होता है जिसे हम अहंकार कहते हैं, प्राइड कहते हैं, जिसे हम सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं। करने का जो भाव है वो मणिपुर का है। हमारे शरीर में जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो कर्ता भाव में होती हैं वो मणिपुर, जिसमें मुख्य रूप से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। ये दोनों अगर काम करना बंद कर दें तो हमारे बाकी सारे सिस्टम को एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी। तो हमारे बाकी सारे सिस्टम काम इन्हीं दोनों सिस्टम के आधार पे करते हैं। एक न्यूट्रिएंट्स देता है और एक उस न्यूट्रिएंट को तोड़ने की क्षमता देता है, जिससे एनर्जी मुक्त होती है। और इन दोनों की वजह से ही हमारे भीतर ऊर्जा आती है, और उस ऊर्जा का उपयोग हम करने में लगाते हैं। तो जो करते हैं हम, उसका भाव जो आता है वो इन दो भौतिक चेतना के स्तरों से आता है। अगर हमारा मणिपुर कंट्रोल हो जाए तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। और ऐसा माना जाता है बहुत सारे थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक है तो हमारे शरीर के सारे सिस्टम ऑलमोस्ट ठीक रहेंगे। बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से ही शुरू होती हैं और कुछ हद तक रेस्पिरेटरी सिस्टम से
शुरू होती है। मणिपुर वो चक्र है जिसको नियंत्रित रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर कर्ता भाव बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा हमारे जीवन में अगर कर्ता भाव बढ़ गया? तो अहम। अहंकार, अहम, प्राइड। और अगर कर्ता भाव नहीं हुआ तो क्या होगा? तो भी हम बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे, निष्क्रिय हो जाए। ना 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 ना, करेंगे सब, करेंगे सब, लेकिन वी बिकम अ डोरमैट। डोरमैट, हाँ। डोरमैट समझते फिर हैं? डोरमैट समझते हैं क्या होता है? स्लेवरी। हाँ, डोरमैट एक्चुअली होता क्या है कि जो आदमी डोरमैट को देखता कहता कितना गंदा है, हाँ और वही व्यक्ति उसी डोरमैट पे अपनी पैर की सारी गंदगी जो बाहर से वो लेके आता है उसमें पोंछ देता है। जी। तो डोरमैट काम तो करता है गंदगी हटाने का, वो आपकी गंदगी हटा देता है, लेकिन दूसरों को दिखाई देता है कि सबसे गंदा है, गंदा। जबकि वो गंदगी कहीं से नहीं लाता। सो इफ यू रिमूव द थॉट ऑफ कर्ता, अगर आप सब काम करो लेकिन इस भाव को छोड़ दो, यू बिकम अ डोरमैट। डाइजेशन ना लो टाइमली तो क्या होगा? सारा सिस्टम काम करेगा, स्लो हो जाएगा। सांस ठीक से ना लो, सारा सिस्टम काम करेगा, वीक हो जाएगा। अगर हम अपने भावनाओं पे नियंत्रण करना चाहते हैं तो हमें रेस्पिरेशन पे नियंत्रण करना होता है, और शरीर पे नियंत्रण करना चाहते हैं तो डाइजेशन पे नियंत्रण करना होता है। जब हम इन दोनों पे नियंत्रण करते हैं तो हमारी इच्छाएं हमारे कंट्रोल में आने लगती हैं, और ये मणिपुर का स्वभाव है। और जब हम इन दोनों पे नियंत्रण नहीं करते तो हमारा प्राइड अनकंट्रोल हो जाता है या रहता ही नहीं। नेक्स्ट, अनाहत। अनाहत प्रेम भाव को देखता है, इसको कोई लेना देना नहीं है शरीर में क्या चल रहा है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ दूसरों को पहुंचाना है। हार्ट ये थकता नहीं। जीवन भर, जिस दिन बच्चा जन्म लेता है वो छोड़ दीजिए, जिस दिन बच्चा जन्म लेने की स्थिति में आता है, प्रेगनेंसी की शुरुआत में सबसे पहला ऑर्गन जो बनता है वो हृदय बनता है, और मृत्यु तक अनवरत काम करता रहता है, ये सोचे बगैर कि वो थक रहा है या नहीं, ये सोचे बगैर कि उसे कुछ चाहिए या नहीं, ये सोचे बगैर कि उसका क्या होगा, वो कंटिन्यूअस पंप करता रहता है। दैट इज प्रेम भाव। इसको पता ही नहीं है कि इसको अपने लिए क्या चाहिए, ये सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता है। यहां से ये स्थिति शुरू होती है जहां शरीर का भाव खत्म हो जाता है, मन का भाव भी खत्म हो जाता है, भाव बच जाता है उस सूक्ष्म का जिससे हम सब मिले हैं। तो भौतिक शरीर में मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर ये जानवरों के भी एक्टिव होते हैं, लेकिन अनाहत ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का है जो एक्टिव होता है, जो फंक्शनल होता है। और ये फंक्शनल होने के साथ साथ कितना ही गया गुजरा व्यक्ति हो, कितना ही निकृष्ट व्यक्ति हो, कुछ ऐसे लोग उसके जीवन में होते हैं जिससे वो प्रेम करता है, यानी ये अनश्वर है। और ये हमारे सर्कुलेटरी और इम्यूनिटी को देखता है। इसीलिए हमारे जीवन का असली कार्य अनाहत से शुरू होता है, यही तय करता है चीजों को, हमें करना क्या चाहिए, सही और गलत की पहचान यही बताता है। क्यों? क्योंकि इसके भीतर इम्यूनिटी है जो ये तय करता है क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या चीज हमारे लिए गलत है। इम्यूनिटी की वजह से ये हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है और दूसरों को भी बचाने का काम करता है। तो अगर हमारा अनाहत स्ट्रांग होगा तो
हम बीमार नहीं पड़ेंगे। मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार अगर ये सारे स्ट्रांग हुए भी तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन अनाहत स्ट्रांग हुआ तो हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे शरीर के। पहला सर्कुलेटरी, जो पूरे शरीर को सब कुछ पहुंचाना, और जो खराब है उसको बाहर निकालने के लिए उसको भी सर्कुलेट करना, और इम्यूनिटी, आइडेंटिफाई करना विच वन इज गुड विच वन इज नॉट गुड। और अगर ये चक्र एक्टिव है, पल्सेट कर रहा है, हम खुश हैं, तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। इवन दूसरे क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, हमें इसका भी एहसास अच्छे से हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये चक्र फिजिकल फॉर्म का नहीं है, एथरिक फॉर्म का है। तो ये संवेदनाओं को भी उसी तरीके से नियंत्रित कर लेते हैं जैसे ये भौतिक स्ट्रक्चर को नियंत्रित कर लेते हैं। तो ये इम्यूनिटी हमें एनर्जी लेवल पे भी प्रोवाइड करते हैं। देन आती है बात विशुद्धि की। शुद्धि हमारा संप्रेषण भाव है, हमारे भीतर क्या चल रहा है ये हम दूसरे को बता दें, ये भाव विशुद्धि का है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, हम क्या सोचते हैं, हम क्या बताना चाहते हैं, ये सब संप्रेषण का भाव है। और इसके लिए इसके पास जो ऑर्गन है वो थ्रोट, कुछ हद तक रेस्पिरेटरी, और हमारे शरीर का जो दो हिस्सा है, मस्तिष्क या सिर और धड़, इन दोनों को जोड़ने वाला है ये, यानी चेतना को भौतिकता से जोड़ देता है। सो जब तक हम इस विशुद्धि के स्तर पे शुद्ध नहीं होते, तब तक हम अपने मन और शरीर को बांध नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। यही वो चक्र है जो मन और शरीर के बीच कनेक्टिविटी देता है, और यहीं से हमारे शरीर को नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे दो ग्लैंड होते हैं, थायराइड और पैराथायराइड, जो हमारे कंप्लीट मेटाबॉलिज्म को फुल्ली नियंत्रित करते हैं, ब्रेन से पहले नियंत्रित करते हैं, ब्रेन के अतिरिक्त नियंत्रित करते हैं। ब्रेन कुछ भी बता दे, अगर थायराइड और पैराथायराइड बदल जाएं तो हमारे शरीर को सुखा सकते हैं या फैला सकते हैं। यह हमारी कैटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं या एनाबॉलिज्म, संरचनात्मक ग्रोथ दे सकते हैं या संरचनात्मक को नष्ट कर सकते हैं। ये तय करते हैं कि हमें बतलाना क्या है, ये तय करते हैं कि हमारा कंट्रोल हमारे ब्रेन के पास जाएगा या नहीं जाएगा। ये इसके और इसके बीच का लिंक है, चेतना और शरीर के बीच का लिंक है। तो ये सिर्फ संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचाते, ये मन को शरीर से कनेक्ट करते हैं, ये आत्मा को मन से कनेक्ट करने का माध्यम है। सो इसका काम ही है कनेक्ट करना। सो अगर आप इस चक्र को भेद नहीं पाते तो कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। एंड देन आजना, आजना ये दृष्टा भाव है, आंखों के पास दिया गया है। तो इसका मुख्य काम देखना है, जो हो रहा है, जो चल रहा है, जो चीजें हैं। तो जब आप इस तक पहुंच जाते हैं तो आपको दिखाई देने लगता है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है और चेतना है। ये दिखने की स्थिति इसके ओपन होने के बगैर हो ही नहीं सकती, दिखता ही नहीं है। सो ये तो हो गया सूक्ष्म का स्तर। अब आते हैं भौतिक शरीर का स्तर। कुछ लोगों को ये पता होता है कि हमारे शरीर का नियंत्रण हम खुद कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये पता होता है कि हमारे शरीर की अपनी इम्यूनिटी है। सब लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। जिनका आज्ञा स्ट्रांग होता है वो ये मानते भी हैं कि हमारी खुद की इम्यूनिटी है, और उस इम्यूनिटी की वजह से हम अपने आप को स्वतः ठीक कर सकते हैं। तो ये जो दृष्टि आती है, ये देखने की क्षमता आती है, ये आजना की आती है, भौतिक स्तर पे भी और आध्यात्मिक स्तर पे भी। भौतिक स्तर पे अगर दृष्टि नहीं आएगी तो आप इस शरीर को नियंत्रित ही नहीं कर पाए, चाहे वो
बाहरी रूप से हो चाहे वो आंतरिक रूप से हो। और इसी वजह से इसके पास है पिट्यूटरी, जो सबको नियंत्रित करता है, सारे चक्रों को नियंत्रित करता है, सारे अंगों को नियंत्रित करता है, और साथ ही साथ ये वो भी महसूस कर लेता है जो सामान्य तौर पे लोग महसूस नहीं कर पाते, यानी दूर की चीजों को। नेक्स्ट जो विषय है वो है, इसका जो मेन प्रभाव आता है वो हमारे सेंसरी और एंडोक्राइन के माध्यम से आता है, और ये वो पहला चक्र है जो हमारे शरीर को नियंत्रित करता है पूरी तरह से। देन नेक्स्ट आता है सहस्रार, यानी क्राउन, यानी मुकुट, यानी हमारे शरीर का कंट्रोलर। ये ज्ञान का भाव है। इसका हमारे शरीर से कोई बहुत विशेष लेना देना नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटिक चलती है। एक तरफ से संवेदना आती है, दूसरी तरफ से एक्शन में होके चली जाती है। ये ऑटोमेटिक एक तरह का एआई है। एआई आप सभी समझते हैं। एआई को हमने एक मैसेज दिया, वो उसकी रिप्लाई हमें तुरंत दे देता है। हमारा जो ब्रेन है ये ठीक ऐसे ही काम करता है, ये सोचता नहीं है बहुत ज्यादा जैसा हम सोचते हैं। ये सिर्फ उतना वक्त लेता है कि इसके पास जो डेटा है उस डेटा में से चीजों को निकाल करके कैसे काम करना है, तब तक जब तक ये फंक्शनल नहीं है। तो ये ज्ञान का स्टोरेज है। एक बच्चा हर चीज हमसे पूछता है, ये करें नहीं करें, क्यों? क्योंकि उसके स्टोरेज में मटेरियल कम है, डेटा कम है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम पूछते नहीं है, स्वतः निर्णय लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास डेटा है, पहले से मौजूद डेटा है, उसके आधार पे हम स्वतः तय करने लगते हैं हमें क्या करना। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम अपने डेटा को ही सर्वस्व मान के उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं, फिर हम पूछना भी बंद कर देते हैं। देन हम बताने लगते हैं ऐसे करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, और उसके बाद इतना डेटा हो जाता है कि हम कहते हैं ऐसे करो और ऐसे ही करो। सो ये ज्ञान का भाव है। लेकिन अगर ये फंक्शनल ना हो तो क्या होगा? अगर ये छोटा हो तो क्या होगा? नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। और यहां से शुरू होता है चेतना का द्वार, क्योंकि यही वो चक्र है जो चेतना को नियंत्रित करता है। यही वो चक्र है जो चेतना को आमंत्रित करता है। यही वो चक्र है जो चेतना को विस्तार दे सकता है, और यही वो चक्र है जो चेतना को फिजिकलाइज कर सकता है। तो अगर ये सही रहे तो ये अपने नीचे के सारे को सही रखता है, और ब्रेन और नर्वस सिस्टम अगर हमारा कंट्रोल में है तो बट ऑब्वियस है हमारा पूरा शरीर ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहेगा, हमारे हिसाब से काम करेगा, सही तरीके से काम करेगा। तो हमारा आधार जो है हमें ईश्वर ने पूरा बना के दिया है, लेकिन सबको मिनिमम एक्टिविटी के लिए छोड़ दिया है। मैक्सिमम एक्टिविटी सिर्फ मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर के पास है। ये मैक्सिमम गति से काम करते हैं। लेकिन उसके बाद के जो चार हैं ये मिनिमम गति से काम करते हैं, उतना ही जितना हमारा शरीर के लिए आवश्यक है या हमें जीवन के लिए आवश्यक है। इन चारों को एक्टिवेट करना होता है। तो जब हम इन चारों को एक्टिवेट करते हैं तो जो हमारे नीचे वाले तीन हैं ये अपग्रेड हो जाते हैं। अपग्रेड समझते हैं आप? क्यों अपग्रेड समझते हैं? नहीं समझते अपग्रेड? एक्टिव किसी हो का जाते जवाब? हैं। एक्टिवेट नहीं होना, अपग्रेड होना अलग है। उन्नत उन्नत हाँ, हो जाते हैं, अपग्रेड होने का क्या मतलब है? क्वालिटी बढ़ जाती है। क्वालिटी बढ़ जाती है। आज से 2-4 साल पहले 4G सिस्टम काम करता था, अब 5G आ गया, अपग्रेड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या बदल गया? वर्किंग मोबाइल में क्या रिफाइंड हो बदल? गई। वर्किंग जी, रिफाइंड हो गई ना, वर्किंग वर्किंग रिफाइंड हो रिफाइंड गई। हो गई। क्या बदल गया? ये स्पीड मोबाइल बदल गई। जब उसके 4G अंदर पे की काम एनर्जी करता, बदलती है। ना ये मोबाइल जब 4G पे काम करता था और यही मोबाइल जब 5G पे काम करने लग गया तो क्या स्पीड। बदल गया इस मोबाइल में? स्पीड 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 बढ़ गई, हाँ। प्रोसेसिंग बढ़ गई। हम्म। समझ रहे हैं? सो वही प्रोसेसिंग। मटेरियल यस। जो हमारी बॉडी में है, वही मटेरियल जो हमारी बॉडी में हड्डी, मांसपेशियां, ब्लड, लीवर, किडनी, ये फुल स्पीड से काम कर रहे हैं। लेकिन जब इस
में इन 4 ऊपर वाले चक्रों का कंटेंट ऐड ऑन हो जाता है तो ये अपग्रेड हो जाते हैं। कैसे अपग्रेड होते हैं? हम वो देख पाते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता, हम वो सुन पाते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं सुन पाता, हम वो महसूस कर पाते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं महसूस कर पाता, हम उन सारी चीजों को पचा लेते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं पचा पाता, और हम उन अवस्थाओं को भी झेल लेते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं झेल पाता। हमारा शरीर अधिक काम करने लगता है। आपने सुना होगा एक व्यक्ति को नॉर्मल लाइफ के लिए 8 घंटे की नींद की आवश्यकता है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल कंटेंट से इन चक्रों की चेतना को नीचे विस्तारित करते हैं तो हमारे जो ये 3 चक्र हैं जो हमारे भौतिक शरीर को मुख्य रूप से नियंत्रित करते हैं, वो 4 घंटे नींद में भी सरवाइव कर जाते हैं और बेहतर सरवाइव कर जाते हैं। ये क्या है? ये अपग्रेडेशन है, हमारे ऑर्गन्स का अपग्रेडेशन है, ये हमारे बॉडी का अपग्रेडेशन है। चेतना जब हमारे भीतर प्रवेश करती है ऊपर के 4 चक्रों से, तो नीचे के जो 3 चक्र हैं वो अपग्रेड हो जाते हैं, और जब वो अपग्रेड हो जाते हैं तो वो 4 घंटे की नींद में काम कर पाते हैं, वो 16 घंटे कंटिन्यूअस काम कर पाते हैं, कम थकते हैं। ये क्या है? ये अपग्रेडेशन है। स्पीड बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये हमारे बॉडी का एनाटॉमी है। नेक्स्ट, ये एनाटॉमी बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों से मिलके बनती है, अकेले की नहीं है। तो अगर हम बॉडी की बात करें तो कारण शरीर को हम छोड़ देते हैं। बेसिकली जो फंक्शनल बॉडी है वो 2 ही है, फर्स्ट फिजिकल बॉडी एंड सेकंड एथरिक बॉडी। यही दोनों फंक्शनल है, कारण शरीर फंक्शनल नहीं है। इवन फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी मिलकर के 4 कोशों को नियंत्रित करती है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। इन चारों को नियंत्रित करता है। जस्ट ए मिनट। ओके, सो इन 4 कोशों को नियंत्रित करती है, दैट्स वाई ये फंक्शनल है। और इनमें 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। सो दिखाई देने को सारी हमारे शरीर में है, भौतिक शरीर में है, लेकिन इनका कंट्रोल भौतिक शरीर के पास नहीं होता। सिर्फ 5 कर्मेंद्रियां जो हैं वो भौतिक शरीर से कंट्रोल होती है, ब्रेन से कंट्रोल होती है। ज्ञानेंद्रियां ब्रेन से कंट्रोल नहीं होती। और इसका एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे लोग मन में कुछ और चल रहा होता है, आंखें कुछ देख रही होती हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं देता, कान कुछ सुन रहे होते हैं लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देता। क्यों? मन कहीं और है। अगर मन कहीं और है, कुछ और प्रोसेस चल रही है मन में, ब्रेन में नहीं, मन में, तो ये ज्ञानेंद्रियां फंक्शनलेस हो जाती। इसका मतलब इसका कंट्रोल मन के पास है, विच इज एथरिक इन नेचर, नॉट इन ब्रेन। हाथ हिलाने के लिए ब्रेन का कंट्रोल होना जरूरी है, मन हिलाने के लिए ब्रेन का कंट्रोल बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोमा में जो व्यक्ति रहता है वो कोमा में रहते हुए भी सुन लेता है, ऐसा मेडिकल डॉक्टर कहते हैं, मैं नहीं कहता, ऐसा मेडिकल डॉक्टर कहते हैं कि वो सुन लेता है। क्यों सुन लेता है? क्योंकि इसको सुनने के लिए एथरिक सब्सटेंस की जरूरत है, ब्रेन की जरूरत नहीं है। ब्रेन फंक्शनलेस है, फिर भी वो सुन लेता है। दैट्स वाई इसका कंट्रोल हमारे एथरिक सब्सटेंस के पास है। तो अगर आप अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो मन पे नियंत्रण करना पड़ेगा, और मन पे नियंत्रण करना चाहते हैं तो एथर पे नियंत्रण करना पड़ेगा। दैट इज माइंड या मन। इसमें मन होता है, इसमें बुद्धि होती है, इसमें अहंकार होता है। सो ये 3 चीजों से मिलके बनता है। एक प्रोसेसिंग यूनिट है, एक उससे निकला हुआ एक्सट्रैक्ट है, और उस एक्सट्रैक्ट को कैरी करने वाला स्थान है। सो इन तीनों से मिलके हमारा
माइंड यानी मन बना है। जैसे इस कंप्यूटर को चलाने के लिए इसमें मदरबोर्ड है और मेमोरी डिस्क है। सो एक प्रोसेसिंग यूनिट है और एक उसके एक्सट्रैक्ट को स्टोर करने वाला स्थान है। सो प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? मन। इन ज्ञानेंद्रियों से जो चीज देखी गई उसको देखेंगे किस तरीके से, ये तय करने का काम मन का है। लेकिन उससे जो उत्पत्ति होगी, जिससे उस पूरी प्रक्रिया से जो हमने देखा, उससे जो रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन का जो प्रभाव आया, इस पूरा निष्कर्ष जब निकल जाएगा तो निष्कर्ष कहाँ जाएगा? बुद्धि के पास, और बुद्धि उसको मेमोराइज कर लेगी और नेक्स्ट टाइम जब मन प्रोसेस करेगा तो उसको मैसेज देगी, ऐसा ऐसा पिछला रिकॉर्ड है तो इसके हिसाब से काम करना, और फिर वो प्रोसेसिंग यूनिट उसके हिसाब से काम करेगा। और इन सब के बाद आता है आत्मा। आत्मा यानी पूर्ण रूप से चेतना, वो चेतना जो इन सब को लिविंग बनाती है, वो चेतना जो इसको फंक्शन करने का उद्देश्य देती है, वो चेतना जो इन्हें धारण करके रखती है। ये सब इस चेतना में रहते हैं और इसे हम चेतना कह सकते हैं। इसे हम इमॉर्टल कहते हैं क्योंकि चेतना मरती नहीं, और ये इन सब को धारण करती है, इसीलिए इसे इनकारनेट होना कहते हैं। ये हमारा एंटायर एनाटॉमी है, और इसी एंटायर एनाटॉमी को हमारा आयुर्वेद कहता है कि शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो आत्मा, इंद्रियां और मन, ये तीनों पे साम्य अवस्था होनी चाहिए। इन तीनों का भी भौतिक शरीर के साथ समावेश होना चाहिए। जब तक प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन नहीं होगा तब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि बीमारियां सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मानसिक और भावनात्मक भी होती हैं, दैविक भी होती हैं और आध्यात्मिक भी होती है। दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार की व्याधियां होती हैं। तो जो दैविक होती हैं वो इस कॉन्शियसनेस से जुड़ी होती हैं। जो दैहिक हैं वो हमारे फिजिकल और एथरिक सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, और जो आध्यात्मिक हैं वो हमारे माइंड से, मन, बुद्धि, अहंकार से जुड़ी हुई है। तो जब तक इस पूरे एनाटॉमी को हम नहीं समझते तब तक इस शरीर को नियंत्रित करना बहुत टफ काम है। हम एक को सुधारेंगे दूसरा बिगड़ जाएगा, दूसरे को सुधारेंगे तीसरा बिगड़ जाएगा, तीसरे को सुधारेंगे फिर पहला बिगड़ जाएगा। इट इज लाइक दैट। कैसे कनेक्ट करें मन और लाइफ एनर्जी? अगर हम इसके ऊपर कंट्रोल कर लें तो हम बहुत हद तक अपने भौतिक शरीर और चक्रों को कुछ हद तक नियंत्रित करना शुरू कर देंगे। Then हमारी एनर्जीज आती हैं, कुंडलिनी एनर्जी, देन सेक्स एनर्जी, वाइन एनर्जी। तो जब तक हम प्राण को नियंत्रित नहीं करते, हम कुंडलिनी को नियंत्रित नहीं कर सकते, सेक्स को नियंत्रित नहीं कर सकते, और जब तक कुंडलिनी और सेक्स नियंत्रित नहीं होती, डिवाइन को नियंत्रित करना असंभव है। यानी उसको रिसीव करना और उसको मैनेज करना असंभव है। डिवाइन के लिए पहले 3 कंपलसरी है, और साथ ही साथ कुछ अदर सब्सटेंस भी लगते हैं जिसमें है विल पावर, लव एंड इंटेलिजेंस। ये 3 इंग्रेडिएंट हैं हमारे आत्मा के। ये 3 इंग्रेडिएंट्स जब तक हम इस्तेमाल नहीं करते, हम इन चारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट हैं हमारे एनाटॉमी के। जब हम इन सातों को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपने पूरे एनाटॉमी को और उसके फिजियोलॉजी को नियंत्रित कर पाते हैं। मैंने कोशिश की कि समय पे समयबद्धता के साथ इसको क्लोज करूं, तो 3 मिनट फिर भी ज्यादा हो गए। रिव्यू कैसा लगा आप लोगों को सेशन? क्या अंडरस्टैंडिंग आई, क्या नहीं आई? साथ ही साथ क्वेश्चंस अगर आप में से किसी के हैं तो। मास्टर्स,
पहले तो थैंक यू वेरी मच। बहुत ही आराम से और बहुत ही गहराई में और सिंपल शब्दों में समझाया। जिनके लिए ये शब्द नए हैं, हम शेयर करेंगे प्लेलिस्ट दोनों की, ताकि वो लोग बार बार इसको देख सकें। और इस ज्ञान को मद्देनजर रखते, पहले तो हमें था कि अनलिस्टेड या प्राइवेट, बट आई विल डू इट पब्लिकली, ताकि सब लोग इसको समझ सके। क्योंकि ये ऐसी नॉलेज है कि जो भी स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं या मेडिटेशन भी करते हैं, उनको पता होना चाहिए। हम बोलते हैं कि ध्यान मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, इतनी देर से कर रही हूँ, मुझे आराम आया, तो वो समझ आ जाएगी अपने शरीर की भी। सो थैंक यू। यस मेनिका जी। आत्म बंधन सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है, लास्ट में जो आपने कवर अप किया कि कुंडलिनी पावर और प्राण ऊर्जा को कैसे कंट्रोल करें, ये समझ नहीं आया थोड़ा सा। ओके, मैंने ये तो बताया ही नहीं कि कैसे कंट्रोल करें। मैंने सिर्फ ये बताया कि इनको कंट्रोल करने में, हमारी बॉडी की चेतना को कंट्रोल करने में इन इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। प्रक्रिया हाँ जी। अलग है। इनको हाँ जब जी। तक आप इन इंग्रेडिएंट को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक बाकी सबका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ये मैंने बताया। करना कैसे, ये मैंने नहीं बताया, ये मेरा विषय भी नहीं था। मेरा विषय सिर्फ एनाटॉमी समझाना था। तो मैंने आपको हमारे शरीर की पूरी संरचना समझाने का मदद में रोल प्ले किया है। काम कैसे करते हैं ये मेरा विषय नहीं है, यस, मुझे दिया भी नहीं गया है, क्योंकि ये बहुत गूढ़ संरचना है। बहुत इसको एडवांस है। समझाना एक विषय है, इसको इस्तेमाल कैसे करना ये बहुत गंभीर विषय है। गंभीर तो विषय। मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, 1.5 घंटे में नहीं समझा सकता। यस सर। और उसके लिए वही है कि पहले बेस, वो भी हम आगे जाके रख सकते हैं स्पेशल क्लासेस, लेकिन वही देख के कि जैसे होता है ना, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर, बट हमें भी तो मनस लेवल पे वहां तक पहुंचना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा, फिर जाके वो चीज आ सकती है हमारी लाइफ में। तो यस, होप मेनिका जी आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि वो बताया है यस यस एनर्जीज कौन कौन यस सी। ठीक है। यस यस मैम, यस। या थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने चक्रास के बारे में। खास तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा तो मुझे अनाहत चक्र का पता लगा। मतलब पता तो था कि अनाहत चक्र क्या है, पर उसमें प्रेम भाव कैसे, वो चीज मेरे को आज बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुई। थैंक यू सो मच। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ये समझ आया। कहते हैं ना कि प्रेम देना है, हम सबको प्रेम बांटे, इसके अंदर प्रेम है, वो नहीं समझ आया था, पर आज बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही वंडरफुल विजडम रहा। बहुत नई नई चीजें सामने आई। लगता था चक्रास को हम जानते हैं, पर एक्चुअल आज पता चला कि हम तो कुछ भी नहीं जानते। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा। हमने पढ़ा था आपने उसमें यूनिवर्सल लव इज ऑपोजिट टू लेजीनेस, आज क्लियर हुआ वो कि वो पंप करता है बिना लेजीनेस, हो गई तो काम खत्म। वो लाइन आज क्लियर हुआ, सेंटेंस। वो लेजीनेस कैसे बोलते हैं हम, ऑपोजिट कैसे है भाई, यूनिवर्सल लव इज ऑपोजिट टू लेजीनेस। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत चीजें क्लियर हुई हैं आज, बहुत क्लैरिटी आई है। बहुत बहुत थैंक यू। सर थैंक यू थैंक यू सो मच। इतना थैंक यू वंडरफुल, सर। ऐसे लग रहा था कि एक एक वर्ड जो है ना, वो ऐसे, मैं बीच में काम भी कर रही थी किचन का, बीच में ऐसा लगा कि नहीं पहले हेडफोन लगाओ, बीच में चम्मच कड़छी की आवाज जाती है, डिस्टरबेंस होती है। अब आप हमारे वो अध्यापक बन चुके हैं, जैसे बच्चों को वेट होती है ना कि उन टीचर का लेक्चर सुनना है। सर अब हमें वेट रहा करेगी गुरपिंदर मैम, आप प्लीज अरेंज करते रहना सर के सेशंस। ये थैंक यू। बहुत वंडरफुल विजडम, एक्सट्रीमली वंडरफुल, थैंक यू मास्टर्स, सर। यहाँ पे आप ये नंबर भी नोट कर सकते हो सर का, जी क्योंकि प्रोफेशनल वर्क भी है इनका, और प्राणिक हीलिंग, डिस्टेंट हीलिंग एंड अदर थिंग्स में, तो वो भी है। और आगे चल के
हम लोग कोशिश करेंगे कि सर से बात करके कि एक कुछ अलग समय पे एक रेगुलर सीरीज लाई जाए, जहाँ पे एक कोर्स टाइप या कुछ ऐसा, क्योंकि गीता जी ने भी कहा था कि बहुत इतना ज्ञान है, आप लोग इसका बेनिफिट लीजिए। और कोशिश करेंगे कि सर कोई छोटा कोर्स हम जैसे इनिशियल लोगों के लिए डेवलप करके लाए आगे चल के। तो डेफिनेटली सर। ईथर के बारे में ना जो पता चला वो मार्वलस था। मतलब ईथर स्पेस हम जो समझते थे कि ये भौतिक नहीं है, तो ये एक नया ज्ञान था। और प्राण ऊर्जा का, तो रेखी में भी हम प्राण ऊर्जा ही यूज करते हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे आपने हाथों का करवाया ना, तो थैंक यहाँ यू पे सो मच। मास्टर्स ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक होता है हम छोटे छोटे कोर्स PhD करने के लिए, आप देखिए कि कितनी मेहनत होती है और कितना समय चाहिए होता है और कितनी साधना होती है। तो वही चीज हमें पता लग रही है, पता लगता है कि यस, वो साधना और वो डिटेल और किस लेवल के बच्चे हैं उस लेवल पे आके ही समझाना हम जैसे बिगिनर हैं, अब जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते होंगे तो वहां पे पता है कि वो योग और नेचुरोपैथी के स्टूडेंट्स हैं, तो नेचुरली बहुत फर्क पड़ता है। और किसी की कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो इन्हीं से रिलेटेड। सर, जब काशी वाली क्लास भी हुई थी उसमें जैसे किसी ने क्वेश्चन शेयर किया था कि हम आज तक वो मानते थे कि कई 11 बॉडीज, या पर आपने जैसे बताया था और लेयर्स बताई थी कि वो पंचकोश के अंदर कैसे वो एक एक शरीर में आता है, तीनों शरीरों के बीच करके ना। तो जी वो चीज भी बहुत अच्छा लगा था उस समय मुझे भी। और मतलब जो पंचकोश है और उसके बीच हमारा फिजिकल और इथर और जो कारण शरीर है, तब आपने समझाया था कि ये पंचकोश कुछ ऐसे करके समझाया था काशी वाली क्लास में, तो किसी ने मैंने क्वेश्चन पूछा था। जी मैंने वहां पे एक प्रश्न आया था तो उस पे बताया था कि हमारे जो शरीर है और जो हमारा कोश है ये आपस में इंटरवीवन है। वो हाँ, अलग अलग नहीं है, आप उसको अलग अलग देख भी नहीं सकते, वो इंटरवीवन है। तो उस इंटरवीवन स्ट्रक्चर को उन्होंने पूछा था, तो हमने बताया था कि एब्डोमिनल कैविटी जो हमारी है ये अन्नमय शरीर है, पूरी बॉडी नहीं, सिर्फ एब्डोमिनल कैविटी। हाँ, इसी तरह से जो प्राणमय शरीर है इसका एनर्जी का सब्जेक्ट है। सो प्राणमय शरीर और अन्नमय प्राणमय कोश और अन्नमय कोश ये दोनों हमारे फिजिकल बॉडी के कंटेंट हैं। जब हम एनर्जी बॉडी के कंटेंट की बात करते हैं तो उसमें मनोमय शरीर और विज्ञानमय शरीर, यानी हमारे भावनाएं और चेतना ये उससे कनेक्टेड होती हैं। इनका हमारे भौतिक शरीर से कोई बहुत लेना देना नहीं। भौतिक शरीर निश्चेष्ट पड़ा रहे तो भी मन और भावनाएं काम करती हैं, क्योंकि ये हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई हैं। और कारण शरीर इन सब के होने के कारण यानी पर्पस से जुड़ा हुआ है। तो जब हम अपने चेतना तत्व को महसूस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो जन्म हुआ है आखिर हुआ किस पर्पस से। क्यों? क्योंकि वो शरीर इन दोनों से परे है और वहां तक जाने के लिए हमें अपने चेतना तत्व तक पहुंचना पड़ता है। हमें अपने बुद्धि के परे जाना पड़ता है, यानी अहंकार या आत्मा स्तर पे जब हम जाते हैं, चेतना स्तर पे जब हम जाते हैं, तब वो शरीर ओपन होता है और वो एक्सेस मिलती है जहां से हम ये जान सकते हैं कि हमारे पैदा होने का पर्पस क्या है। तो ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति जो जन्म लेता है वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सो मोक्ष बहुत स्तर पे होते हैं, लेकिन जिस मोक्ष की सामान्य तौर पे बात की जाती है वो मोक्ष है अपने इस जीवन का पर्पस जानना और उसको पूरा करने का प्रयास करना। तो जैसे ही हम अपने जीवन के इस कारण शरीर से कनेक्ट होते हैं, हमें अपने जीवन का पर्पस पता चलता है, और अगर हम पर्पस पूरा कर लेते हैं तो इस जीवन से संबंधित मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, पर्पस की प्राप्ति हो जाती है।
तो फिर इस जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है, और दैट इज मोक्ष। यस, थैंक यू। तो यहां तक पाना एक व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है। तो मुझे लगा उस समय भी मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी थी, तो मुझे लगा आज यहाँ पे भी हम लोग ये चीज एक्सप्लेन कर दे। तो जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, मैम, थैंक यू थैंक यू आज वेरी ये मच। ऐड ऑन करवाने के लिए, बहुत बड़ी। कि वहां पे भी मैं क्लास लगाई थी उस दिन, मेरे 3 सेशन चल रहे थे एट ए टाइम, बट मैं उधर ही सुन रही थी। तो थैंक थैंक यू यू, सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो यदि आप में से किसी का प्रश्न है तो आप पूछ लें। अगर किसी को बाद में कोई प्रश्न हो तो आप फोन मैम नंबर, के थ्रू पूछ सकते हाँ, हैं, और या फिर मेरा फोन नंबर मैंने स्क्रीन पे शेयर किया था, आप मुझे व्हाट्सएप कर यस, सकते वो उसकी मैंने फोटो लेके ग्रुप में डालती है। हैं। तो थैंक यू। वो चीज, यस मास्टर्स, कोई भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है, और प्राणक हीलिंग और एनर्जी हीलिंग का भी, जैसे स्पेशली मुझे गीता जी ने बोला था, तो आगे चल के उसके बारे में भी कभी जानेंगे, और कैसे उसको सर मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और प्रोफेशन भी है, सेवा भी है, लेकिन उसके साथ हम बेनिफिट भी बहुत करते हैं दूसरे का। तो एक पूरी तरह से कभी उससे रिलेटेड भी सेशन रखेंगे, कि जरूर ताकि आप लोग समझ जरूर सको। जरूर, अगर कभी ऐसा अवसर मिला तो मैं 1 घंटे का सेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। व्हाट जी इज प्राणिक हीलिंग? इट इज जी इट इज अ न्यू रिसेंट थेरेपी सिस्टम विच हैज इट्स ओन डायग्नोस्टिक सिस्टम। ओके, जितने भी अल्टरनेटिव मेडिसिन हम पाते हैं उसमें एग्जैक्ट डायग्नोसिस प्रोसीजर नहीं है, जैसा कि मेडिकल साइंस में है। इवन रेकी में भी नहीं है, नेचुरोपैथी में भी नहीं है, योग में भी नहीं है। हम बीमारी को लक्षणों के आधार पर तय करते हैं, बट उसके कारण को डायग्नोस नहीं कर पाते। डीप अंदर तक जाकर के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से डायग्नोस नहीं कर पाते। प्राणिक हीलिंग, इसकी जो सबसे अच्छी खूबसूरती है, ये इसका अपना डायग्नोसिस सिस्टम है। जैसे आयुर्वेद का अपना डायग्नोसिस सिस्टम है, नाड़ी से, जी, आंखों से, जीभ से। मेडिकल मॉडर्न एलोपैथी का अपना डायग्नोसिस सिस्टम है। ये क्या कहते हैं, हम ब्लड ब्लड टेस्ट टेस्ट करते हैं, वगैरह, हाँ। एमआरआई करते एक्सरे वाला। हम्म। आपकी आवाज, सर आपकी साउंड हैं। एनर्जी चली। कंटेंट हाँ, का जो डायग्नोसिस सिस्टम है वो अभी तक डिजाइन नहीं मिला मुझे कहीं भी। मैंने बहुत सारे सिस्टम देखे। प्राणिक हीलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डायग्नोसिस की पूरी प्रक्रिया बताई गई है, और इसके साथ साथ जो दूसरा विषय है जो बताया गया है वो ये है कि प्रोटोकॉल वाइज कैसे थेरेपी दी जाती है, जैसा कि हम मेडिकल सब्सटेंस में समझते हैं। जनरली नेचुरोपैथी होती है, तो मैं नेचुरोपैथी भी करता हूँ, मैं योग भी करता हूँ, तो वहां बताया गया है कि इस बीमारी में ये योग करना है। लेकिन सीक्वेंस क्या है, ये आज तक किसी ने नहीं डिजाइन किया, कि पहले इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना। नेचुरोपैथी में भी बताया गया है ये सब्सटेंस, ये थेरेपी देनी है, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल नहीं है। आयुर्वेद एक प्रोटोकॉल से काम करता है। कौन सी चीज देनी है, कितनी देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, और कितनी बार देनी है। दिस इज प्रोटोकॉल। एलोपैथ ये भी प्रोटोकॉल बेस्ड है। तो कोई थेरेपी अगर बनती है तो वो इस आधार पे बनती है कि उसका प्रोटोकॉल क्या है और उसकी डायग्नोसिस क्या है। अल्टरनेटिव थेरेपीज जितनी भी हैं वो इन दोनों से अभी तक परे हैं, क्योंकि इनका प्रॉपर विश्लेषण किसी ने किया ही नहीं। इसको करिए, आराम मिल जाएगा, दैट्स ऑल। बट कैसे, कितना, कब, और हर व्यक्ति के लिए क्या, एक कॉमन प्रोटोकॉल होना चाहिए। प्राणिक हीलिंग में ये दोनों बातें हैं। ये बीमारी का एक थेराप्यूटिक प्रोटोकॉल दिया हुआ है। ये बीमारी है तो ये चक्रा पहले, ये चक्रा उसके बाद, ये चक्रा उसके बाद, ये चक्रा उसके बाद, इतनी मात्रा में एनर्जी, इतनी मात्रा में एनर्जी, इतनी मात्रा में एनर्जी, और 2 बार रिपीट करना है या 4 बार रिपीट करना है या 5 बार रिपीट करना। दिस इज अ प्रोटोकॉल।
सो प्राणिक हीलिंग ये एक प्रोटोकॉल बेस्ड स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई ये बहुत तेजी से थेरेपी में अडॉप्ट किया जा रहा है along with the medical science. दूसरा, हम इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस देख पाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो बीमारी के दौरान उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या था, बीमारी के बाद क्या होगा, कैसा होगा, क्या हुआ, ये हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं और इसके हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हैं और सेम प्रोटोकॉल पे हम ट्रीटमेंट देते हैं, सेम प्रोटोकॉल पे सेम टाइम में लगभग सेम कंडीशन में रिजल्ट आते हैं। सो ये जो सब्जेक्ट है ये अमेजिंग है, दैट्स वाई मैं इसका यूज करता हूं। और दूसरा, एनर्जी सिस्टम में हम सभी जानते हैं, चाहे वो एनर्जी सिस्टम किसी भी चीज की हो, उसको डिस्टेंस पे किया जा सकता है, उसके लिए फिजिकल सामने होने की आवश्यकता भी नहीं। सो कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, उसको ठीक किया जा सकता है along with the प्रोटोकॉल, और डायग्नोज भी किया जा सकता है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो थेरेपिस्ट हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा बीमारी का कारण क्या है, उसको ठीक कैसे किया जाए। रिलीफ आ रही है, क्योर नहीं हो रहा। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनकी बीमारी समझ में नहीं आ रही या जिनकी बीमारी क्योर नहीं हो रही, तो थेरेपी भी किया जाता है और डायग्नोसिस भी की जाती है। दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं जी। तो ये मेरा वर्क है। आप लोगों ने चूंकि बोलने का अवसर दे दिया, तो वो होता है ना कि स्पीकर जो है वो जनरली माइक पकड़ने के बाद छोड़ता नहीं है। तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। सो आई होप काफी समय मैंने ले लिया आप लोगों का। डेफिनेटली वी विल, मैं आपसे बात करूंगी और उसका एक इंट्रोडक्शन हम लेके आएंगे और फिर आगे जाके उसमें भी कोई हेल्प अगर होगा या जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट होगा तो उसके लिए फिर आगे चलेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी। आई थिंक खिड़कियां खोल के एक बार करना चाहिए हमें। बिल्कुल। आप देखिए, थैंक यू, Thank मतलब you so बिना much, कहे sir. किसी ने सुनना ही Thank नहीं है, you. अपने आप धन्यवाद मन में नहीं आएगा। Thank you so much. sir ji. थैंक यू सो मच Thank you, सर। thank you so much, sir. It's a wonderful Thank you session. so much, sir. Wonderful. एक ही रिक्वेस्ट है सर, आते रहिए बस। बाबा बेचारे तैयार होऊन बसलेत तर. फैन हो गए आपके, बिल्कुल। ये रिक्वेस्ट आप गलत जगह कह रहे हैं। इस रिक्वेस्ट को आप गुरपिंदर जी से कहें। नहीं सर, यू आर द, यहाँ पे मेरे सब स्टूडेंट्स पूरे वो हैं, आप जिसको भी लगेगा। और जैसे आपने अभी बोला, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं 1 घंटे का सेशन डिलीवर करना चाहूंगा, तो जो आपको लगता है बल्कि हमें गाइड करिए, तो वी विल डेफिनेटली। और गीता जी कह रहे थे कि जल्दी काशी में मिलेंगे, तो जरूर जरूर मिलेंगे हम जरूर आपको, या चंडीगढ़ बुला लेंगे, यहाँ आपकी वर्कशॉप कर लेंगे हम। जरूर। मैम सरकार जो हो तो हमारे में गुजराती में भी डालना हो। जी जी जी, श्योर, मैं इंद्रेश सर को सब कुछ दे दूंगी। आप देखिए, अभी गुजरात जाके आई हूँ, आप लोगों से प्यार था तभी मैंने इंद्रेश सर को बोला कि गुजराती मास्टर्स आने चाहिए। प्रोटोकॉल तोड़ के मैंने पंजाबी के सेशन में आप सबको इनवाइट किया है। हाँ हाँ, वो तो सही है। थैंक यू, थैंक यू, Thank you थैंक so यू सर, much. थैंक Thank यू। you. Thank you, ma'am. Thank you so much for inviting us. मैम थैंक यू। Thank you. थैंक यू विशाल जी। यस, सो मास्टर्स, मतलब